हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हैं? हमारे देश में जो पढ़ा लिखा है उसे कहा जाता है पप्पू। पप्पू मतलब जानते हो ना? पप्पू। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो ऑक्सफोर्ड न जाने कहाँ कहाँ से अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रहण किया है, उसे कहा जाता है पप्पू। अब पप्पू किसे कहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को कहा जाता है पप्पू। और जबकि राहुल गांधी से पढ़ा हुआ नेता, ज़्यादा पढ़ा हुआ नेता कोई है नहीं। जब वो भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया, आप लोग देखे होंगे, वो भारत जोड़ो आंदोलन भारत के हर राज्यों में घूमना शुरू किया बंदा। क्यों? क्योंकि वो भारत के हर व्यक्ति, हर समाज के लोगों से मिलकर उनको जानने की कोशिश किया। और हमारे यहाँ जो अनपढ़ है उसे जानते क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वो है भारत के भविष्य। जो पढ़ा है वो पप्पू, और जो नहीं पढ़ा है वो भारत का भविष्य। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बायो वाला जेपी, आप देख रहे हैं बायोलॉजी। दोस्तों बायोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और उसको पढ़ने से आपकी जो जॉब की सिक्योरिटीज रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। आप तक सभी वीडियोज़ हमारे आसानी से पहुंच सकें और आप उसे देख सकें। तो दोस्तों पूर्व शुक्राणु के निर्माण में भी 3 अवस्थाएं हमने बताया था आपको। गुणन की अवस्था है, और दूसरा वृद्धि की अवस्था है, और तीसरा क्या है? परिपक्व अवस्था। आपने देखा था कि पहले समसूत्री विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, देन आफ्टर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। फाइनली आपका जो जननिक सेल होता है वो पूर्व शुक्राणु में बदलता है। पूर्व शुक्राणु में वृद्धि होता है और वृद्धि के फलस्वरूप वो परिपक्व होता है। और परिपक्व मातृकोशिका से या जननिक कोशिका से किसका निर्माण हुआ था? कल आपने देखा था शुक्राणु का निर्माण हुआ था। तो आपकी इन्हीं अवस्थाओं के बारे में जानना है, और इन अवस्थाओं में गुणन की अवस्था में क्या होता है, वृद्धि की अवस्था में क्या होता है और परिपक्व अवस्था में क्या होता है, इन तीनों बात को आपको 1 बाय 1 पढ़ाएंगे। तो पहला टॉपिक होगा इसमें गुणन की अवस्था। गुणन की अवस्था को कहते हैं मल्टीपल फेज। देखिए छात्रों, गुणन का मतलब होता है कि संख्या में वृद्धि होना, गुणा होना। गुणा होगा तो क्या होगा? संख्या में वृद्धि होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो सेल्स हैं, जो मातृजनन कोशिका हैं, जो कि वृषण में, क्योंकि हम नर में पढ़ रहे हैं, शुक्र जनन पढ़ रहे हैं, तो ये कोशिकाएं कहाँ होंगी? नर के वृषण में होंगे। और उस नर के वृषण में ही कोशिकाओं से क्या बनेगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। तो आप लिखेंगे इसमें गुणन की प्रावस्था में लिखेंगे भ्रूण के वृषणों की जननिक उपकला की कोशिकाएं उपकला की कोशिकाएं प्रारंभिक जनन कोशिका कहलाती हैं। प्रारंभिक जनन कोशिका कहलाती हैं। ठीक है। इनका आकार
इनका आकार जननिक उपकला की अन्य कोशिकाओं से, इनका आकार एवं केंद्रक लिखेंगे, इनका आकार एवं केंद्रक जननिक उपकला की अन्य कोशिकाओं से बड़ा होता है, कि अन्य कोशिकाओं से बड़ा होता है। ठीक है, समझ गए क्या कहा? इसमें पहला पॉइंट ये कहा कि ये जो वृषण है, जो वृषण है, वृषण में जो जननिक कोशिकाएं हैं उसमें कई प्रकार की कोशिकाएं हैं। उसमें जो जननिक कोशिकाएं हैं, उस एक जननी कोशिका ऐसा भी है जिसका केंद्रक और उसका आकार अन्य की तुलना में क्या है? बड़ा है। समझ में आया? और उसी को कहा जाता है प्राथमिक जनक कोशिका। क्या कहा जाता है? प्राथमिक जनक कोशिका। इस प्राथमिक जनक कोशिका की ये जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है और इसका जो आकार है, वो अन्य जनक कोशिका से क्या है? बड़ा है। अब इसी प्राथमिक जनक कोशिका में ही बार बार विभाजन होगा और बार बार विभाजन के फलस्वरूप एक नए प्रकार की कोशिका बनेगी। ये जो कोशिका बन रही है, इस कोशिका के बनने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है शुक्रजनन। क्या कहा जाता है? शुक्रजनन कहा जाता है। अब देखो, एक कोशिका का विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 कोशिका का विभाजन होगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी। ये कंटिन्यू विभाजन क्या रहेगा? चलता रहेगा। और जब कंटिन्यू विभाजन चलता रहेगा तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं गुणन की प्रावस्था, मतलब कोशिकाओं की संख्या बढ़ना चाहिए, तो संख्याएं क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? गुणन की अवस्था कहते हैं। तो पैरा चेंज करके लिखेंगे, लेकिन कि इन कोशिकाओं में बार बार विभाजन होता है। देखो दोस्तों, बायोलॉजी मतलब पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप एक बार पढ़ें, किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ें, बार बार मत पढ़ें, क्योंकि बार बार अगर एक बार आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगे तो ये 100% श्योर है कि आपको हमेशा नहीं समझ में आएंगे। इसलिए आप बायोलॉजी एक बार पढ़ें, और मैं बायोलॉजी एक बार पढ़ाता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मैं एक ही बार पढ़ाता हूँ। तो आप लोग हमेशा एक ही बार पढ़ने की कोशिश। क्या लिखें? बार बार विभाजन होता है। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को शुक्रजनक कहते हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को शुक्रजनक कहते हैं। और ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, और ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। आपने कल देखा था, ये जो प्रारंभिक कोशिकाएं थी जिसे हमने कहा प्राथमिक जनक कोशिका, तो प्राथमिक जनक कोशिका किस अवस्था में थी? 2n की अवस्था में थी। द्विगुणित होने का क्या मतलब है? 2n। ये द्विगुणित नहीं है। द्विगुणित का मतलब 2 से गुणा, तो 2 से गुणा मतलब 2n। और कल आपने देखा था कि इस 2n में समसूत्री विभाजन हुआ था, फिर क्या बना था? 2n। बना था कि नहीं बना था? बना था। फिर यहां से शुरू हो गया था कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें क्या बना था? n और n। ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम था। इसके बाद क्या हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ था।
अब 1 से 2 बना था, 2 से कितने बनेंगे? 4। 4 से 8। तो ये भी क्या होगा? n और n और n। इन्हीं वाले कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की जो विभाजन के बाद की जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं से किसका निर्माण हुआ था? किसका? शुक्राणु का निर्माण हुआ था। ये ठीक है। तो ये जो कोशिका बन रहा है, ये इसी को कहते हैं शुक्रजनक। क्या कहा जाता है? शुक्रजनक का मतलब होता है शुक्राणु को जन्म देने वाला। जनक का मतलब पिता और शुक्र मतलब शुक्राणु। तो कौन जन्म देगा? 2n देगा। समझ में आया? चलिए, अगला प्रावस्था है वृद्धि की प्रावस्था। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हैं? हमारे देश में जो पढ़ा लिखा है उसे कहा जाता है पप्पू। पप्पू मतलब जानते हो ना? पप्पू। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो ऑक्सफोर्ड न जाने कहाँ कहाँ से अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रहण किया है, उसे कहा जाता है पप्पू। अब पप्पू किसे कहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को कहा जाता है पप्पू। और जबकि राहुल गांधी से पढ़ा हुआ नेता, ज़्यादा पढ़ा हुआ नेता कोई है नहीं। जब वो भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया, आप लोग देखे होंगे, वो भारत जोड़ो आंदोलन भारत के हर राज्यों में घूमना शुरू किया बंदा। क्यों? क्योंकि वो भारत के हर व्यक्ति, हर समाज के लोगों से मिलकर उनको जानने की कोशिश किया। और हमारे यहाँ जो अनपढ़ है, जिसकी डिग्री का पता तक नहीं है, उसे कहा, उसे जानते क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वो है भारत के भविष्य। जो पढ़ा है वो पप्पू, और जो नहीं पढ़ा है वो भारत का भविष्य। और अब समझो, और एक क्या विडंबना है? विडंबना ये है कि भारत का पढ़ा हुआ, पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस पर्सन, PhD होल्डर, न जाने कितनी बार वो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है, वो क्या है? बेरोजगार है। और वो क्या तलेगा? पकौड़ा बनाएगा। न PhD वाला क्या करेगा? पकौड़ा तलेगा। और जो एकदम पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार व्यक्ति हैं, वो क्या बनेंगे? विधायक। क्या बनेंगे? सांसद। क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री। क्या बनेंगे? वित्त मंत्री। अब सोचो, भारत का भविष्य किससे चलेगा? पढ़े लिखे लोगों से या अनपढ़ों से? किससे चलेगा आगे? किससे भारत आगे जाएगा? पढ़े लिखे लोगों से। लेकिन अब सोचो ये कितना विकास करेंगे। तो इसीलिए कहता हूं ना, एक बार सरकारी गुंडा बन जाओ, फिर जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। ठीक है? ये जब तुम एक बार IAS बन जाओगे ना, IAS बनोगे ना, ये सब तुम्हारे यहाँ आएंगे, सब तुम्हारे यहाँ चल के आएंगे। तुम जितना इन्हें पढ़ाओगे अनपढ़ों को, उतना ये लोग पढ़ेंगे। तुम आम को कहोगे इमली है, तो अनपढ़ लोग कहेंगे हाँ हाँ इमली है। ये बात समझो। तो इसलिए कहते हैं बच्चों, सरकारी गुंडा बनो। हाँ, तो हम पढ़ा रहे थे कौन सी अवस्था? वृद्धि की अवस्था। तो दूसरा हेडिंग होगा आपका वृद्धि की अवस्था। कल हमने डायग्राम को समझा भी दिया था, आप लोग देख भी लिए होंगे। देखिए होता क्या है, ये जो आपका शुक्रजनक है, ये शुक्रजनक कोशिका है ना, ये है आपका शुक्रजनक। ये करेगा क्या? अपने पास लंबे समय तक अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए
शुक्रजनक कोशिका लंबे समय तक अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए अपने पास पोषक पदार्थों को एकत्रित करेगा। समझ में आया? जैसे आपको लंबे समय तक जिंदा रहना है या मजबूत बनने रहना है तो क्या करेंगे आप? अच्छे अच्छे पोषक पदार्थों को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, है कि नहीं? और क्या करेंगे? जैसे जैसे अच्छे अच्छे पदार्थ आएंगे आपका शरीर कैसा होता जाएगा? मोटा ताजा होता जाएगा। उसी तरह ये भी अपनी वजूद को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अभी इसे शुक्राणु बनाना है, ये क्या करेगा? अपने पास पोषक पदार्थों को क्या करेगा? एकत्रित करेगा। और जैसे जैसे एकत्रित करता जाएगा वैसे वैसे उसकी आकार क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आई? तो लिखेंगे शुक्रजनक विभाजन के पश्चात शुक्रजनक एक मिनट रुक जाओ। क्या लिखे? हाँ, शुक्रजनक विभाजन के पश्चात आवश्यक पोषक पदार्थ एकत्रित करके आवश्यक पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में वृद्धि करके बड़े हो जाते हैं। अब ये हाँ, शुक्राणु कोशिकाएं या प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं कहलाती हैं। शुक्र कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है जी। हुआ क्या? ये जो शुक्रजनक कोशिका था ये अपने पास पोषक पदार्थों को एकत्रित किया और अपने साइज को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। जब साइज को बढ़ा लिया इसी को हम नाम दिया क्या? शुक्राणु कोशिकाएं या प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। अब अगला अवस्था होगा परिपक्व की अवस्था। तो ये कौन सी अवस्था हुई भैया? वृद्धि की अवस्था। अगला कौन सा अवस्था है? परिपक्व अवस्था। ठीक है, तो लिखेंगे चले। क्या होगा? प्रत्येक शुक्र कोशिका या शुक्र कोशिकाओं में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। पढ़े ना? क्या होगा? 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। अभी तक ये किस अवस्था में है? 2n की अवस्था में है। किस अवस्था में है? अब इस 2n में विभाजन होगा। एक बनेगा n और दूसरा भी बनेगा n। इसे हमने नाम दिया क्या? प्रथम अर्ध सूत्री विभाजन। फिर इसमें कंटिन्यूअस प्रथम द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब ये किस अवस्था में है? n की अवस्था में है। ये बना n, ये बना n, ये बना n और ये भी बना n। अब ये जो बना है इसी से क्या बनेगा भैया? तो लिखेंगे परिपक्व अवस्था में
लिखेंगे प्रत्येक प्राथमिक शुक्र कोशिका में प्राथमिक शुक्र कोशिका में दो बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। दो बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे द्वितीयक शुक्र कोशिका कहते हैं। द्वितीयक शुक्र कोशिका तथा द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात इनकी संख्या 4 हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात इनकी संख्या 4 हो जाती है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है। इनकी संख्या 4 हो जाती है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है और यही आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं। यही आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं? और यही आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं। और इनमें बस यार क्या तुम लोग देखते रहते हो। 4 हो जाती है और ये आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं, बस बात खत्म। और क्या इनमें उनमें पता नहीं कहाँ सुन के लिखते हो तुम लोग। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया सबको? डायग्राम सामने है, समझ में आ रहा ना? कल भी डायग्राम बनाए थे आप लोग, कल भी यही डायग्राम था, आज भी वही डायग्राम है। तो डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा कल वाले में। तो अब क्या हो गई, ये जो कोशिकाएं लास्ट में बनी हैं, अब जो पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं थी, तो हेडिंग क्या होगा? पूर्व शुक्राणु कोशिका का शुक्राणु में रूपांतरण। शुक्राणु में रूपांतरण, यही हेडिंग होगा आपका। आ रहे हैं। देखिए होता क्या है, जो आपका पूर्व शुक्राणु कोशिका मिला है, कितने मिले थे? 4 मिले थे। 4 इन चारों कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का क्या होता है? प्रक्रिया होता है, जिसे कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस।
क्या होता है? तो इसमें होता है, इन चारों में क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के फलस्वरूप क्या होगा? इसमें जो कोशिका में शुक्राणु का द्रव्य है वो खत्म हो जाता है और धीरे धीरे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और तारक काय का निर्माण होता है। किसका किसका? माइटोकॉन्ड्रिया और किसका? तारक काय का। फिर ये सभी कोशिकाएं जो आपको चारों दिख रही हैं एक धागेनुमा संरचना के रूप में क्या हो जाती हैं? बन जाती हैं। और इसी को हम क्या नाम देते हैं? शुक्राणु। ये बनने में 2 माह का समय लगता है। शुक्राणु बनने में कितने माह का समय लगता है? 2 माह का। तो लिखेंगे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से प्राप्त कोशिकाओं, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से प्राप्त कोशिकाओं से प्राप्त कोशिकाओं में स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया होती है। स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया होती है। स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया होती है जिससे धागेनुमा चल बीजाणु का निर्माण होता है। धागेनुमा चल बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें तारक काय तथा माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। इसमें तारक काय तथा माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। जिसे शुक्राणु कहा जाता है। जिसे शुक्राणु कहा जाता है। पाया जाता है जिसे शुक्राणु कहा जाता है। शुक्राणु के बनने में 2 माह का समय लगता है। सॉरी, लिखेंगे शुक्राणु के बनने में लगभग, ऐसा लिखेंगे, दो माह का समय लगता है। बनने में लिख दिए क्या? विकास में लिखेंगे। बनने में विकास में, शुक्राणु के विकास में लिखेंगे लगभग 2 माह का समय लगता है। ठीक है। तो अब यही हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना। किसके बारे में पढ़ेंगे? शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका हेडिंग क्या होगा? क्योंकि यही इसको भी निपटा लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि शुक्र जनन हो चुका है। तो शुक्राणु को, शुक्राणु पढ़े हो क्या अखबार पिछले हिस्से में? तुम लोग पढ़े हो जी? शुक्राणु पढ़े हो? पढ़े होंगे यार। तो हेडिंग होगा शुक्राणु की संरचना। लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे हम।